आपका जज्बा प्यार और मोहब्बत ने मुझे जोश में ला दिया। आपका जज्बा प्यार और मोहब्बत ने मुझे जोश में ला दिया, इसीलिए आपको घर में बैठा कर पढ़ाने का इंतजाम कर लिया। तो चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जी हां, आज का टॉपिक होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये तुम्हारा 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से 4 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और वेरियस कंपटीशन एग्जामिनेशंस में भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए कुछ इनके सपोर्टिंग टॉपिक का इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होना चाहिए। कुछ इसका सपोर्टिंग टॉपिक है फंक्शन। अगर तुम्हें फंक्शन का थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन रहेगा तब जाकर के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को तुम अच्छे ढंग से समझ पाओगे। जब हम लोग फंक्शन का इंफॉर्मेशन लेंगे तो फंक्शन में सिर्फ हम लोग इतना ही इंफॉर्मेशन लेंगे कि फंक्शन के वजह से हम लोगों का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझ में आ जाए। वैसे फंक्शन की क्लास बाद में दी जाएगी, अभी सिर्फ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को ध्यान में रखते हुए फंक्शन का थोड़ा बहुत नॉलेज लेंगे। तो फंक्शन का सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। फंक्शन के डेफिनेशन के बाद हम लोग देखेंगे कि फंक्शन में ही वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में देखेंगे हम लोग वन फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन, वन फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन। ये फंक्शन का ही टाइप है। फंक्शन के डेफिनेशन के बाद वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन पढ़ेंगे। फिर तीसरा टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। इसके बाद इसी का टॉपिक हम लोग देखेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन। इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को सपोर्ट करता है वो टॉपिक होगा टू फाइंड इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन, टू फाइंड इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए ये पांचों टॉपिक का तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होना बिल्कुल जरूरी है। तो ये पांचों टॉपिक में हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ाई करेंगे कि व्हाट इज फंक्शन। इसमें सिर्फ हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन देखेंगे। अगर फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई तो समझो आधा काम तुम्हारा यहीं पे हो जाएगा। तो हम लोग टॉपिक पहले स्टार्ट कर देते हैं फंक्शन। और फंक्शन में हम लोग देखेंगे कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या है यहां पे बस। तो फंक्शन के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो फंक्शन एक तरह का रिलेशन है। रिलेशन से आई हुई चीज है फंक्शन। मतलब कि रिलेशन का एक ब्रांच है जिसको फंक्शन बोलेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा यहां पे ये जान लें कि रिलेशन क्या है। रिलेशन का थोड़ा बहुत अगर इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आ जाएगा तो फंक्शन के बारे में भी समझ में आ जाएगा। दुनिया में जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, चाहे मैं बात कर लूं लॉगरिथम फंक्शन का y इज इक्वल टू log x, चाहे मैं बात कर लूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, चाहे मैं बात कर लूं अलजेब्रिक फंक्शन का, चाहे मैं बात कर लूं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, जितना दुनिया में एक्सप्रेशंस हैं ये सबको एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तुम अब तक इस तरह का जो भी चीज पढ़ाई किए हो सब के सब रिलेशन है। रिलेशन का मतलब होता है कि एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ किसी ना किसी रूल से कनेक्टेड होना, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। जैसे यहां पे देखो, इसमें x और y में एक रूल के साथ बाउंडिंग है,
एक्स और वाई के बीच में एक रूल के साथ कनेक्शन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिलेशन। फंक्शन रिलेशन से निकाला हुआ चीज है, तो हम लोगों को देखना है कि रिलेशन का कौन सा ऐसा रूल है जिसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। तो बोला जाता है ये फंक्शन के बारे में कि अगर मैं एक सेट ए ले लूं, इस बात को एकदम अच्छे से समझना, और एक सेट मैं बी ले लूं, एक सेट ए और दूसरा सेट बी हो गया। सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको एक्स से रिप्रेजेंट करो, इसमें वाई का एलिमेंट होगा। इसमें एलिमेंट के तौर पे मैं लूंगा x1, x2, x3, x4, x5, x6, और इसमें आ जाएगा y1, y2, y3, y4, y5 एंड दिस इज y6। सपोज सेट ए का x एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के y एलिमेंट के साथ है, इस एलिमेंट का रिलेशन इसके साथ है, इस एलिमेंट का रिलेशन इसके साथ है, इस एलिमेंट का रिलेशन इसके साथ है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, मतलब x का रिलेशन y के साथ है। कोई ऐसा एक्सप्रेशन इस तरह का होता होगा जो मैंने यहां पे लिखा था, कोई ऐसा एक्सप्रेशन होता होगा जिनमें x का वैल्यू x1 रखने के बाद y का वैल्यू y1 देता होगा, कोई ऐसा एक्सप्रेशन होता होगा जिसमें x की जगह पे x2 रखने के बाद y का वैल्यू y2 देता होगा। तो ये एक तरह का रिलेशन हुआ। अब मुझे पहचानना है कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, क्योंकि ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि फंक्शन रिलेशन से आया हुआ चीज है, तो इसलिए हम लोग फंक्शन को रिलेशन बोलते हैं। हमको देखना है कि ये वाला रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोल पाएंगे कि नहीं। तो फंक्शन का रूल जो बताया गया, फंक्शन होने का रूल जो बताया गया, वो ये बताया गया कि सेट ए का जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस बात को ध्यान से सुनना, सेट ए का जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट्स का सेट बी में y के साथ डिस्टिंक्ट रिलेशन होना चाहिए। हमारे बात को ध्यान से सुनना, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट का सेट बी में एलिमेंट के साथ डिस्टिंक्ट रिलेशन होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब यहां पे यह हुआ कि एक एलिमेंट का इसमें रिलेशन एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए। किसी भी एक एलिमेंट का रिलेशन सेट बी में एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए। अगर इस तरह से रिलेशन हो गया तो फंक्शन वो नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये, अगर मैं बोल दिया ये कि एक सेट ए है और एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट के तौर पे x1, x2, x3, x4, x5, यहां पे y1, y2, y3, y4 और y5 है। अगर इस एलिमेंट का रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन अगर इसके साथ है, इसका रिलेशन अगर इसके साथ है, और इसका रिलेशन अगर इसके भी साथ है, और इसका रिलेशन इसके साथ है, तो ऐसे केस में इस रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस एलिमेंट का रिलेशन सेट बी में एलिमेंट के साथ, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है। इस एलिमेंट का रिलेशन सेट बी में दो एलिमेंट के साथ है। तो ऐसे सिचुएशन में इस रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। सिंपल सी बात है। अगर इस तरह का सिचुएशन अगर डेवलप हो गया तब भी तुम्हारा फंक्शन कहलाएगा, सिर्फ ये वाला सिचुएशन में फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर ये भी सिचुएशन डेवलप हो गया कि मान लो एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, इसमें एलिमेंट के तौर पे x1 है, साथ में x2 है, x3 है, साथ में x4 है और x5 है। ये वाला y1, दिस इज y2, दिस इज y3, दिस इज y4, दिस इज y5। इस एलिमेंट का रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, और अगर इसका रिलेशन इसके साथ और इस एलिमेंट का भी रिलेशन अगर इसी के साथ है, इसका रिलेशन अगर इसके साथ, तो ऐसे कंडीशन में रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि इस एलिमेंट का रिलेशन सेट बी में एक ही एलिमेंट के साथ है, इस एलिमेंट का भी रिलेशन सेट बी में एक ही एलिमेंट के साथ है। मतलब कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट सेट बी के साथ ओनली सिंगल एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए जो सेट बी में एलिमेंट है। तो इसलिए इसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। तो जब भी ऐसा सिचुएशन डेवलप होगा तो रिलेशन को फंक्शन नहीं बोला जाएगा ऐसा सिचुएशन में, और ये वाला सिचुएशन में हम लोग रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम्हें इसका
और भी अच्छे तरीके से अगर समझना है तो फंक्शन पहचानने का ग्राफिकल तरीका भी होता है। अगर तुम्हें ग्राफ अगर अच्छे से रिलेशन का प्लॉट करने आता है तो ग्राफिकल वे से भी तुम ये समझा सकते हो, खुद भी समझ सकते हो कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। अगर तुम्हें किसी भी रिलेशन को फंक्शन है या नहीं है ये चेक करना है तो तुम्हें काम करना है कि उस रिलेशन का पहले ग्राफ प्लॉट कर लेना। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैंने एक रिलेशन लिया y इज इक्वल टू लॉग एक्स। y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ ये होता है। इस तरह के जितने भी फंडामेंटल ग्राफ्स हैं तुम सारे बच्चों को इस तरह के ग्राफ का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि इन सारे ग्राफ का बार बार हर एक टॉपिक में इस्तेमाल होगा। तो इन सारे फंक्शन को, इन सारे रिलेशन का ग्राफ अच्छे से देख लेना। मार्केट में एक बुक आती है प्ले विद ग्राफ, उसमें ढेर सारे फंडामेंटल फंक्शंस का, फंडामेंटल रिलेशन का ग्राफ वहां पे दिया हुआ है, देख लेना तुम लोग। तो y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ ये होता है। अगर इसमें तुम y एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो सिर्फ सिंगल पॉइंट पे कट करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में इस रिलेशन को फंक्शन बोला जाएगा। बोला जाता है ये कि अगर तुम्हें किसी भी रिलेशन का ग्राफ ड्रॉ करने आता है तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसी ग्राफ पे y एक्सिस के पैरेलल तुम लाइन ड्रॉ कर दो, और अगर वो लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोल देंगे। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो फिर ऐसे रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। सिंपल सी बात। अगर मैं कुछ और एग्जांपल लूं, जैसे y इक्वल टू ई टू द पावर x, इसका भी ग्राफ बहुत सारे बच्चों को पता होगा, और जिन बच्चों को पता नहीं होगा उसका ग्राफ यहां पे तुम लोग देख लो। y इज इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ ये होता है ऐसा। इसमें भी तुम ग्राफ पे y एक्सिस के पैरेलल अगर तुम लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो ऐसे कंडीशन में इस रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे। अगर मान लो तुम्हें इस तरह का रिलेशन मिला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर तुम इसका ग्राफ प्लॉट करोगे स्टैंडर्ड सर्कल का, तो स्टैंडर्ड सर्कल का सेंटर 0 0 होता है, और यहां पे जो नंबर होता है इसको रेडियस बोला जाता है। तो रेडियस अभी यहां पे a है, इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये आएगा जिसका रेडियस a के बराबर है। इसमें अगर तुम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये सिंगल पॉइंट पे कट नहीं करेगा, बल्कि ये डबल पॉइंट पे कट करेगा। देखो, एक बार यहां पे कट कर रहा है, एक बार यहां पे कट कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इस रिलेशन को फंक्शन नहीं बोला जाएगा। तो फंक्शन पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। एक और क्लू, सिंपल सी बात है, तुम ऐसे भी पकड़ सकते हो। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि डबल वाई पे अगर सिंगल एक्स आ गया, डबल वाई पे अगर सिंगल एक्स दे दिया, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग रिलेशन को फंक्शन नहीं बोलते। इसके अलावा बाकी जितने भी सिचुएशंस आएंगे सारे सिचुएशंस को हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं। इसका मतलब ये देखो, डबल एक्स पे सिंगल वाई, डबल एक्स पे सिंगल वाई, या फिर सिंगल एक्स पे सिंगल वाई है। यहां पे देखो डबल वाई पे सिंगल एक्स है, यहां पे देखो डबल एक्स पे सिंगल वाई है। तो ये केस में फंक्शन नहीं कहलाएगा, बाकी ये दोनों केस में फंक्शन कहलाएगा। दुनिया में जितने भी रिलेशंस होते हैं या तो इस रूल को फॉलो करते हैं, या तो इस रूल को फॉलो करते हैं, या तो इस रूल को फॉलो करते हैं। तो इस रूल को फॉलो करने वाले जितने भी रिलेशंस होंगे उनको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोग और देख सकते हो कि अगर मान लो कि तुम्हें मिल गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मान लो ये एक रिलेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x के बारे में जानते हो। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये पैराबोला में देखो होगा ये कि अगर तुम x के जगह पे 1 रख दिए, सपोज अगर x के जगह पे 1 रखोगे, तब जरा देखो y का वैल्यू क्या आएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x के जगह पे 1, दैट इंप्लाई y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, दैट इंप्लाई y इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 4a, तब जाकर के आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट a। मतलब कि जो y का वैल्यू मिला वो 2 रूट a मिला, और साथ में y का वैल्यू माइनस 2 रूट a भी मिला। तो अगर मैंने x का वैल्यू 1 रखा तो देखो y का वैल्यू डबल मिल गया। मतलब एक x के वैल्यू पर y का वैल्यू डबल मिल गया। मतलब इस रूल को फॉलो किया
कि सिंगल एक्स पे वाई का वैल्यू देखो डबल मिल गया, मैंने एक्स का वैल्यू सिंगल रखा ओनली 1, लेकिन वाई का वैल्यू 2 मिल गया। तो ऐसे केस में इस तरह के रिलेशन को फंक्शन नहीं बोला जाएगा। दिस इज नॉट अ फंक्शन, इसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी सिचुएशन डेवलप होंगे, अगर डबल एक्स पे सिंगल वाई मिल गया तो ऐसे कंडीशन में फंक्शन कहलाएगा। अगर तुम इसका भी एग्जांपल देखना चाहोगे तो ये है कि अगर मान लो कि रिलेशन तुम्हें मिल गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, मान लो ऐसा मिल गया, तो इसको हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं। अगर इसमें तुम x का जगह पे, अगर तुम इसमें x के जगह पे 1 रखोगे, x के जगह पे अगर तुम 1 रखोगे तो सिंपल 1 रखने के बाद y का वैल्यू 1/2 आएगा। अगर तुम x के जगह पे -1 रखोगे तब भी तुम्हारा y का वैल्यू 1/2 के बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे देखो y सेम ही है, y हमेशा 1/2 है, लेकिन x का वैल्यू 1 भी है -1 भी है, मतलब डिफरेंट x पे सेम y है, डिफरेंट x पे सेम y है। तो इस तरह का रिलेशन अगर मिलेगा तो फंक्शन कहलाएगा। ऐसा रिलेशन मिलेगा तो फंक्शन नहीं कहलाएगा जब x का वैल्यू मैं एक ही रखूं लेकिन y का वैल्यू डबल दे दे, सिंगल x पे डबल y दे दे, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये फंक्शन कहलाएगा या फिर सिंगल x पर सिंगल y का वैल्यू दे, तो वैसे केस में भी हम लोग रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे। तो ये रहा तुम्हारा फंक्शन का डिफिनेशन। तुम चाहोगे तो इसको नोट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर तुम्हें फंक्शन समझ में आ गया तो इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग समझेंगे कि 1-1 फंक्शन किसको बोलेंगे। 1-1 फंक्शन एक्चुअली में फंक्शन का टाइप है। 1-1 फंक्शन का मतलब होता है कि सिंगल x पे सिंगल y, एक x के लिए एक y, इसको बोलेंगे 1-1 फंक्शन। अभी कुछ देर पहले मैंने डिस्कशन किया था कि फंक्शन 2 केस में होगा, एक केस में नहीं होगा। डबल y पे अगर सिंगल x देगा, या फिर हम लोग ऐसे कहें कि सिंगल x पे अगर 2-2 y देगा तो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होने की शर्त होता है कि सिंगल x पे सिंगल y, या फिर सिंगल x पे सिंगल y, या फिर डबल x पे भी सिंगल y अगर दे दिया तो ऐसे केस में हम लोग फंक्शन बोलेंगे। 2 केस में फंक्शन कहलाएगा। एक केस ये कि अगर मान लो एक सेट A है और दूसरा सेट B है, इसमें एलिमेंट के तौर पे x1, x2, x3, x4 और x5, साथ में इसमें आ गया y1, y2, y3, y4 एंड दिस इज y5। इस एलिमेंट के साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ रिलेशन है। तो ऐसे सिचुएशन में इस फंक्शन को 1-1 फंक्शन बोला जाएगा। 1-1 फंक्शन होने का 2 शर्त होता है, या तो ये सिचुएशन हो जाए या फिर ऐसा सिचुएशन हो जाए, तो भी 1-1 फंक्शन कहलाएगा। मान लो कि एक सेट A है और ये एक दूसरा सेट B है, इसमें एलिमेंट के तौर पे x1, x2, x3, x4, x5, इसमें हो जाएगा y1, y2, y3, y4 एंड दिस इज y5। इसका रिलेशन इसके साथ, इस एलिमेंट का रिलेशन इसके साथ, इस एलिमेंट का रिलेशन इसके साथ, और इस एलिमेंट का भी रिलेशन इसके साथ, और इसका रिलेशन इसके साथ। तो ये देखो डबल x पे सिंगल y है, तो ऐसे केस में फंक्शन होते हैं। डबल y पे सिंगल x हो जाता फंक्शन नहीं होते। तो फंक्शन होने का ये 2 शर्त होता है, या तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए या तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए। दोनों सिचुएशन में फंक्शन कहलाएंगे। इस वाले सिचुएशन वाले फंक्शन को 1-1 फंक्शन बोला जाता है, और ऐसे सिचुएशन वाले फंक्शन को मेनी वन फंक्शन बोला जाता है। ये फंक्शन तो है, लेकिन इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे 1-1 फंक्शन। ये सिचुएशन है तुम्हारा 1-1 फंक्शन, और इसको हम लोग बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। ये मेनी वन फंक्शन है, ये मेनी वन फंक्शन है। 1-1 फंक्शन और मेनी वन फंक्शन पहचानने का एक और तरीका, ग्राफिकल वे। अगर तुम्हें रिलेशन का ग्राफ ड्रॉ करने आता है तो वहां से भी तुम पकड़ सकते हो कि ये फंक्शन 1-1 है या नहीं है।
तो इसके लिए तुम एक काम कर लो कि अगर मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को देखना होगा कि ये फंक्शन वन वन फंक्शन है या मेरी वन फंक्शन क्या है। तो इसको चेक करने के लिए तुम इसका ग्राफ प्लॉट कर लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये फंडामेंटल ग्राफ है, 11th क्लास में सीखे होगे। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड ओपनिंग टाइप ऑफ पैराबोला है। इसका ग्राफ ये होता है, ये इसका ग्राफ होता है। अगर तुम्हें पहचानना है कि ये फंक्शन वन वन फंक्शन है कि नहीं है, तो ये पहचानने के लिए तुम इसी ग्राफ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, और अगर ये लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर जाएगा तो मेनी वन फंक्शन कहलाएगा, और अगर एक पॉइंट पे कट करेगा तो वन वन फंक्शन कहलाएगा। बहुत सिंपल है। ये देखो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, यहां भी कट कर रहा है, यहां भी कट कर रहा है, तो ये मेनी वन फंक्शन है। इसको हम लोग बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। ये मेनी वन फंक्शन है। अगर मैं एक और एग्जांपल दिखलाऊं y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ये होता है। दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर इसको पहचानना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो इसमें भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, और जब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो यहां पे पाओगे कि ग्राफ को हर एक लाइन सिंगल पॉइंट पे ही कट कर रहा है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में इस रिलेशन को तुम लोग वन वन फंक्शन बोल सकते हो। इस वन वन फंक्शन को मैथमेटिकल तरीके से भी आसानी से चेक की जा सकती है। जरा ध्यान से देखना, अगर मैंने बोल दिया f(x1) इज इक्वल टू f(x2), अगर मैंने बोल दिया f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो इसका मतलब ये जरूरी है कि x1 भी x2 के बराबर होना चाहिए। अगर f(x1) और f(x2) अगर दोनों बराबर है तो x1 x2 भी बराबर होना चाहिए, तब जाकर के फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन बोलेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि f(x1) f(x2) बराबर होने का मतलब कि दोनों x1 और x2 पर y का वैल्यू सेम है। f(x1) और f(x2) दोनों y का वैल्यू होता है। तो अगर y का वैल्यू सेम है और यहां पे x1 x2 अलग अलग हो जाए, तो इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग x पर y का वैल्यू सेम हो गया। और अगर अलग अलग x पर y का वैल्यू सेम अगर कहलाएगा, तो वैसे सिचुएशन में फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो वन वन फंक्शन होने का शर्त यह है कि अगर इसका y बराबर है तो x भी बराबर होना पड़ेगा। y अगर बराबर x यहां पे अगर बराबर नहीं रहा तो मेनी वन फंक्शन कहला जाएगा। डिफरेंट x पर y का वैल्यू सेम कहला जाएगा, जो मेनी वन फंक्शन कहलाता है। तो अगर फंक्शन को वन वन होना है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये दोनों बराबर है तो x1 x2 भी बराबर होना जरूरी है। अगर एग्जाम्पल इसका तुम देखना चाहोगे तो चलो यहां पे एक एग्जाम्पल भी देख लो। मैंने एक अगर फंक्शन दिया f(x) इज इक्वल टू सपोज x क्यूब, या f(x) इज इक्वल टू मैंने दिया x+1 या x+2। मैं तुमसे बोला कि चेक करके बताओ कि ये फंक्शन वन वन है या मेनी वन है। तो तुम एक काम करना कि x का दो वैल्यू तुम लेना, ऐसे कर लेना। तुम पहले मान लेना कि लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2). मान लेना कि f(x1) और f(x2) दोनों आपस में बराबर है, और अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो x1 x2 भी आपस में बराबर होना चाहिए। अगर फंक्शन वन वन है तो अगर ये फंक्शन मेरी वन होगा तो x1 और x2 दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं होना चाहिए, x1 x2 दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं कि अगर y बराबर है तो x1 x2 दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। चलो ये बात को चेक कर लो। ये बताओ कि f(x1) की वैल्यू क्या है। f(x1) का वैल्यू निकालने के लिए x की जगह पे x1 रख लो। अगर x की जगह पे x1 रख लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा x1+2 और राइट हैंड साइड में आ जाएगा x2+2। सिंपल सी बात है, जरा देखो 2 से 2 कैंसल हो गया, तब आ गया x1 इज इक्वल टू x2। मतलब कि f(x1) और f(x2) अगर मैंने बराबर किया तो x1 भी x2 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये फंक्शन मेनी वन फंक्शन नहीं है। मतलब कि सेम y पे x का वैल्यू डिफरेंट नहीं आया, मतलब डिफरेंट x पे सेम y का वैल्यू नहीं दिया, ऐसा सिचुएशन नहीं आया। तो इसका मतलब ये फंक्शन मेनी वन फंक्शन नहीं है, मतलब ये फंक्शन वन वन फंक्शन है। बहुत सिंपल है। तुम वन वन फंक्शन ये 3 तरीकों से तुम पकड़ सकते हो।
अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो गया तो वन वन फंक्शन है, ऐसा सिचुएशन आया तो मेनी वन फंक्शन। ग्राफ प्लॉट करने के बाद एक्स एक्सिस के पैरेलल तुम लाइन ड्रॉ करना, अगर सिंगल पॉइंट पे कट किया तो भी वन वन फंक्शन, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर जाएगा तो मेनी वन फंक्शन। इसके बाद दोनों मतलब x1 x2 पर दोनों y के वैल्यू को बराबर करके देख लेना कि x1 x2 बराबर है कि नहीं है। अगर x1 x2 बराबर नहीं आया तो डिफरेंट x पे सेम y आ गया, तो वैसे सिचुएशन में मेनी वन फंक्शन कहला जाएगा। और अगर ये दोनों बराबर आया तो बोल देना कि ये वन वन फंक्शन है। तो वन वन फंक्शन पहचानने का बहुत ये सब अच्छा तरीका है, इसको भी तुम लोग कॉपी पे नोट कर लो। अब बाकी है ऑन टू फंक्शन। दोस्तों अब क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ऑन टू फंक्शन के तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज ऑन टू फंक्शन? ऑन टू फंक्शन क्या कहता है इसको गौर से देखना। कोई दो सेट ले लो, एक सेट को बोल दो ए, दूसरा सेट बी हो गया। इसमें एलिमेंट के तौर पे x1, x2, x3, x4, x5, x6, इसमें y1, y2, y3, y4, y5 and here is y6. सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स को डोमेन बोला जाता है। अगर तुम्हें बोला जाएगा रिलेशन या फंक्शन जो भी है कि इस रिलेशन का डोमेन बताओ, मान लो कि इस सेट का रिलेशन इसके साथ है, इसका इसके साथ है, ये रिलेशन है। अगर बोला जाएगा कि बताओ ये रिलेशन का डोमेन क्या है, तो सेट ए में जितने एलिमेंट्स होते हैं इनको डोमेन बोला जाता है। तो डोमेन के तौर पे आ जाएगा x1, x2, x3, x4, x5 और x6। बोला जाएगा कि बताओ इसका कोडोमेन क्या है। तो कोडोमेन सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स को कोडोमेन बोला जाता है। कोडोमेन सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब कोडोमेन होते हैं। तो कोडोमेन का एलिमेंट्स हो जाएगा y1, y2, y3, y4, y5, y6। अगर बोला जाएगा कि बताओ इसका रेंज क्या है, इस फंक्शन का रेंज क्या है, तो रेंज भी बताना बहुत आसान है। अगर सेट पता है तो ऐसा, सेट बी में वो एलिमेंट्स जो सेट ए के एलिमेंट के साथ इंगेज है, इन सारे एलिमेंट्स को रेंज बोलेंगे। अभी इत्तेफाक से इसमें जितने एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ इंगेजमेंट है, तो इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग रेंज बोलेंगे। तो रेंज भी इसका वही होगा, इसमें कोडोमेन भी वही होगा। ये देखो, ये हो गया y1, y2, y3, y4, y5, y6, रेंज भी यही होगा। अगर मान लो मैं ऐसा सेट लिया, एक सेट ए और ये दूसरा सेट बी हो गया, सेट ए और सेट बी। ये सेट में जो एलिमेंट है वो x1, x2, x3, x4, x5, x6। Here is y1, y2, y3, y4, y5 and this is y6 and this is y7. इस एलिमेंट का रिलेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, चलो इसका भी इसी के साथ, ये मेनी वन फंक्शन है। इसमें अगर बोला जाएगा डोमेन, तो इसका डोमेन बता देना x1, x2, x3, x4, x5। इसका अगर कोडोमेन पूछा जाएगा तो कोडोमेन सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स को कोडोमेन बोला जाएगा।
मतलब कि y1, y2, y3, y4, y5, y6 एंड y7, इसको कोडोमेन बोलेंगे। बोला जाएगा कि बताओ इसका रेंज क्या होगा, रेंज। तो रेंज सेट बी के उस एलिमेंट को बोलते हैं जिस एलिमेंट का इंगेजमेंट सेट ए के एलिमेंट के साथ हो। y5 का इंगेजमेंट सेट ए के साथ नहीं है, y6 का और y7 का इंगेजमेंट सेट ए के एलिमेंट के साथ नहीं है। तो इन तीनों एलिमेंट को डोमेन का सेट में, इन तीनों एलिमेंट को रेंज का सेट में नहीं रखा जाएगा। इन तीनों का एलिमेंट रेंज के सेट से बाहर होगा। तो अगर इस फंक्शन का रेंज अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ आएगा y1, y2, y3 एंड y4 ये। लेकिन तुम लोगों को जानना है कि ऑनटू फंक्शन क्या है। तो ऑनटू फंक्शन के बारे में बताया गया है कि जिस किसी फंक्शन में रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाएगा, ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑनटू फंक्शन बोलेंगे। ऑनटू फंक्शन को समझना एकदम आसान है। जिस किसी फंक्शन में रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाएगा, ऐसे फंक्शन को ऑनटू फंक्शन बोला जाएगा। जैसे कि यहां पे देखो, रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो ये ऑनटू फंक्शन है। यहां पे रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है तो इसको हम लोग इनटू फंक्शन बोलेंगे। यहां पे देखो, रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। सो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन इज ऑनटू फंक्शन, फंक्शन इज ऑनटू फंक्शन। यहां पे रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर नहीं है। रेंज इज इक्वल टू नॉट कोडोमेन, ये दोनों बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन इज इनटू फंक्शन। इसलिए फंक्शन इनटू फंक्शन है। सिंपल सी बात है। अगर मान लो कि कोई फंक्शन दिया रहेगा ऐसे, मान लो अगर कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है कि f(x) या f सच दैट रियल नंबर टू -1 से +1, सच दैट f(x) इज इक्वल टू sin x। ये तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ ये फंक्शन ऑनटू फंक्शन है कि नहीं है। अब इतना सारा ये सब चीज देकर के तुम सारे बच्चे गड़बड़ा मत जाना कि ये सब क्या लिखा हुआ है। फंक्शन का यहां पे जो नंबर रहेगा इसको डोमेन बोलेंगे, और यहां पे जो भी दिया रहेगा फंक्शन का कोडोमेन बोला जाता है। मतलब कि फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन का इंफॉर्मेशन यहां पे होता है। मतलब कि फंक्शन f(x) इक्वल टू sin x जो दिया हुआ है उसका डोमेन रियल नंबर है और इसका रेंज -1 से +1 है। तुमसे पूछा गया कि बताओ कि इसका ये फंक्शन ऑनटू फंक्शन है कि नहीं है। बताना बहुत सिंपल है, क्योंकि इस फंक्शन का कोडोमेन दिया हुआ है। इस फंक्शन का कोडोमेन -1 से +1 है, और तुम फंक्शन का रेंज भी पहले से जानते हो। sin x का रेंज 11th क्लास में पढ़ाई किए होगे कि sin x का रेंज -1 से +1 तक होता है। इसका अगर तुम रेंज के बारे में पढ़ाई करोगे sin x का, तो इसका रेंज भी -1 से +1 तक होता है। अब तुम अगर इसको गौर से देखोगे तो रेंज और कोडोमेन दोनों आपस में बराबर है। तुम यहां पे कह सकते हो कि सिंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तब जाकर के तुम बता सकते हो कि सो f(x) इज ऑनटू फंक्शन। सो f(x) इज ऑनटू फंक्शन। तो ये है तुम्हारा ऑनटू और इनटू फंक्शन का इंफॉर्मेशन। इसको कॉपी कर लो। इसके बाद आगे की टॉपिक मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन्वर्टिबल फंक्शन किसको बोला जाता है। नोट डाउन। तो बच्चों अब हम लोग मूव करेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन की तरफ। इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में बोला जाता है
कि जो फंक्शन 1 1 है और साथ में ऑन टू है, वही फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। उसी फंक्शन का हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। सिंपल बात है। जो फंक्शन 1 1 है और साथ में ऑन टू है, वैसे फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। वैसे फंक्शन का हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। आगे जाकर के हम लोग सीखेंगे कि फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे कैसे। लेकिन फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है कि नहीं है। बोला गया कि फंक्शन अगर मेनी वन फंक्शन है तो इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन अगर इनटू फंक्शन है तो इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब होता है, जब हम लोग किसी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं तो डोमेन रेंज में बदल जाता है और रेंज डोमेन में बदल जाता है। इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब एक बार फिर से समझो, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने का मतलब यह होगा कि x y में बदल जाना और y x में बदल जाना, यानी कि डोमेन रेंज में बदल जाना, रेंज डोमेन में बदल जाना। तो अगर मान लो कि वो फंक्शन मेनी वन फंक्शन है, सपोज कर लेते हैं कि फंक्शन ऐसा है, एक सेट ए हो गया और एक सेट बी हो गया। इसमें एलिमेंट के तौर पे x1, x2, x3, x4, x5, ये वाला हो जाएगा y1, y2, y3, y4, दिस इज y5। मान लो कि ये मेनी वन फंक्शन है, ये मेनी वन फंक्शन है और इस फंक्शन का हम लोग इनवर्स निकालेंगे। तो इस फंक्शन का इनवर्स का मतलब ये होगा कि इसका रेंज बदल जाएगा डोमेन और डोमेन बदल जाएगा रेंज। मतलब कि ये हो जाएगा, ये सेट ए और ये सेट आ जाएगा बी और इसमें एलिमेंट के तौर पे हो जाएगा y1, y2, y3, y4, y4। इसमें बन जाएगा x1, x2, x3, x4 और x5। y1 का रिलेशन x1 के साथ, y2 का x2 और x3 दोनों के साथ, y3 का रिलेशन x4 के साथ और y4 का रिलेशन x5 के साथ। तो मैंने इस फंक्शन का इनवर्स निकाल दिया। तो अब जरा देखो कि क्या ये फंक्शन है। मैंने फंक्शन का डेफिनेशन दिया था कि इस एलिमेंट का, सेट बी एलिमेंट का दो डिफरेंट वैल्यू पर सेट ए में सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। या मैंने ये बोला था कि सेट ए का एक एलिमेंट का सेट बी में दो एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसे केस में ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो जब फंक्शन मेनी वन फंक्शन होगा, इसका हम लोग इनवर्स निकालने जाएंगे तो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। इसीलिए बोला गया कि जब फंक्शन मेनी वन फंक्शन होगा तो वैसे सिचुएशन में हम लोग फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। और जब फंक्शन इनटू होगा तब भी नहीं निकाल पाएंगे। अगर मान लो एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, एक सेट ए और दूसरा सेट बी, इसमें एलिमेंट है x1, x2, x3, x4, इसमें y1, y2, y3, y4, y5, y6। इसका रिलेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, ये सब का रिलेशन इसके साथ होगा। अगर ये सेट का हम लोग इनवर्स निकालने जाएंगे, ये सेट ए हुआ और ये वाला सेट बी हुआ, इसका वाला एलिमेंट इसमें आ जाएगा, इसका वाला एलिमेंट इसमें आ जाएगा। मतलब ये वाला बन जाएगा y1, y2, y3, y4, y5, y6 और ये वाला बन जाएगा x1, x2, x3, x4। y1 का x1 के साथ, y2 का x2 के साथ, y3 का x3 के साथ और y4 का x4 के साथ। और सेट ए में दो एक्स्ट्रा एलिमेंट बच गया। किसी भी फंक्शन में सेट ए में कभी भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचता है अगर वो फंक्शन है तो अगर ये फंक्शन है
तो सेट ए में एलिमेंट नहीं बचना चाहिए था, सेट ए में एलिमेंट बच गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। और ऐसा इसलिए हुआ कि यहां पे इनटू फंक्शन था। तो इसलिए बोला गया है कि जब भी इनटू फंक्शन का इनवर्स निकालने जाएंगे तो फिर वो फंक्शन के रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो फंक्शन को ऑन टू होना पड़ेगा, इनटू नहीं। तो जब भी फंक्शन को इनवर्स निकालना पड़ेगा तो उसका 1 1 ऑन टू दोनों चेक करना पड़ेगा, तब जाकर के फंक्शन का इनवर्स निकलेगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि f सच दैट पॉजिटिव रियल नंबर टू 0 to infinity such that fx is equal to mod x, और मैं तुमसे पूछूंगा कि बताओ ये फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है या नहीं है, तो सिंपली तुम चेक करोगे कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। क्योंकि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू हो गया तो तब जाकर के ये फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए हम लोग पहले मान लेंगे कि fx1 इज इक्वल टू fx2 है, जहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि fx इज इक्वल टू मॉड x है, और ये x के जगह पे x1 रख लो तो राइट हैंड साइड में भी x के जगह पे x1 आ जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में x के जगह पे x2 हो जाएगा तो राइट हैंड साइड में भी x के जगह पे x2 हो जाएगा, और सारे वैल्यू को उठा करके इसमें रख दो। तो जब सारे वैल्यू को उठा करके इसमें रखोगे तो fx1 के जगह पे आ जाएगा मॉड ऑफ x1 और fx2 के जगह पे आ जाएगा मॉड ऑफ x2। एकदम सिंपल है। क्वेश्चन में पहले से दिया गया है कि x पॉजिटिव रियल नंबर है, तो x अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो मॉड का यहां पे जरूरत है ही नहीं है। यहां से मॉड को हटा दो तो तब आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो fx1 इक्वल टू fx2 मानते हुए x1 भी x2 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। तो यहां पे हम लोग बोल देंगे कि सो fx इज 1 1 फंक्शन, सो fx इज 1 1 फंक्शन। अगर ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी हो गया तो तब जाकर के ये फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। ऑन टू फंक्शन होने के लिए मैंने तुम्हें बताया है कि फंक्शन का कोडोमेन और फंक्शन का रेंज दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखोगे तो फंक्शन का कोडोमेन 0 से इंफिनिटी है, फंक्शन का कोडोमेन 0 से इंफिनिटी, 0 क्लोज में इंफिनिटी ओपन में। अगर गौर से इस फंक्शन का रेंज के बारे में अगर सोचोगे तो fx इज इक्वल टू मॉड x है। रेंज मतलब कि y का वैल्यू होता है, y मतलब कि fx का वैल्यू, fx का वैल्यू मतलब कि मॉड x का वैल्यू। तो जरा सोचो कि मॉड x का वैल्यू क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। मॉड का वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। तो ये मॉड x का वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ा, तो इसका मतलब y का वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ा, मतलब इस फंक्शन का रेंज 0 या फिर 0 से बड़ा हो जाएगा। तो अगर इस फंक्शन का रेंज के बारे में अगर डिसीजन लोगे तो इस फंक्शन का भी रेंज हो जाएगा 0 से इंफिनिटी। तो इस तरह से इस फंक्शन का कोडोमेन और रेंज दोनों आपस में बराबर हो गया। सो फंक्शन का कोडोमेन और फंक्शन का रेंज दोनों आपस में इक्वल हो गया। तब जाकर के हम लोग बोलेंगे कि fx इज ऑन टू फंक्शन, fx इज ऑन टू फंक्शन। और अगर fx ऑन टू भी हो गया और 1 1 भी है तो इसका मतलब ये fx इन्वर्टिबल फंक्शन है, मतलब इस फंक्शन का हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं तो चलो फंक्शन का इनवर्स निकाल कर देख भी लेते हैं कि ये फंक्शन का इनवर्स आएगा क्या आखिर। तो फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए पहले fx यहां पे लिख लो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। fx के जगह पे y लिख लो यहां पे जो मॉड ऑफ x आएगा। फिर इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो y इक्वल टू, क्योंकि तुम्हें पता है कि x पॉजिटिव है, तो अगर x पॉजिटिव है तो मॉड का यहां पे जरूरत ही नहीं है। किसी भी फंक्शन का तुम्हें इनवर्स निकालना है तो उस फंक्शन से x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिख लो पहले,
तो चलो यहां से x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे तो x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब इसके बाद फिर x को रिप्लेस कर देना f इनवर्स y से, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि fx इज इक्वल टू वाई होता है। यहां से x इज इक्वल टू f को उधर ले जाऊंगा तो f इनवर्स y हो जाएगा। मतलब x के जगह पे हम लोग f इनवर्स y लिख सकते हैं। तो चलो यहां पे रख दो x इज इक्वल टू f इनवर्स y इज इक्वल टू आ जाएगा y। फिर इसके बाद y को रिप्लेस कर दो x में। 3 स्टेज में किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे हम लोग। पहले फंक्शन में से x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे, फिर y को, फिर x को रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स y को, और लास्ट में y को रिप्लेस कर देंगे x से, तो फंक्शन का इनवर्स निकल जाएगा। अब लास्ट में हम लोग y को x से रिप्लेस कर देंगे दोनों साइड। तो अगर fx इज इक्वल टू मॉड x है तो f इनवर्स x इज इक्वल टू x होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगर तुम्हें पता है कि फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इनवर्स निकालना बहुत आसान है। अगर मान लो कि कोई फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। चलो मैं तुम्हें बता दिया कि यह फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है, मैं सिर्फ यह बोलता हूं कि यह फंक्शन का इनवर्स क्या होगा। तो जब तुम इस फंक्शन का इनवर्स बताओगे तो ऐसे बताना कि पहले x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेना। चलो पहले यहां से x की वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद। फिर इसके बाद एक्स वाई इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा वाई प्लस 1। अब इसके बाद इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 आ जाएगा। तो अब इसके बाद आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 1। तो देखो x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकल गया। इसके बाद मैं बोला था कि x को रिप्लेस कर दो f इनवर्स y से, बिल्कुल इसके तरह। देखो यहां भी x को मैंने f इनवर्स y से रिप्लेस किया था, तो यहां भी x को f इनवर्स y से रिप्लेस कर दो, यह आ जाएगा y प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 1। और लास्ट में जैसा कि मैंने बोला था कि फिर y को रिप्लेस कर दो x से तो फंक्शन का इनवर्स पता चल जाएगा। तो y के जगह पे x रख दो, तब आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो अगर किसी भी कोई भी फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन का अगर तुम्हें इनवर्स निकालना है तो सिंपली x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेना, x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेना, फिर x के जगह पे f इनवर्स y रख देना, फिर y को रिप्लेस कर देना x से, तो फंक्शन का इनवर्स पता चल जाएगा आराम से। एकदम सिंपल है। तो ये टॉपिक जो हम लोगों ने स्टार्ट किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स है। तो ये टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालेंगे। यहीं से डेवलपमेंट हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो अगला, अब इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स कैसे निकालते हैं, वहां से तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां तक की कॉपी कर लो। और जाते जाते मैं तुम सारे स्टूडेंट से एक बात बोलना चाहूंगा कि मुश्किलों को भी मुश्किल में डालने का वादा कर लो, मुश्किलों को भी मुश्किल में डालने का वादा कर लो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ चलने का इरादा कर लो। थैंक यू।